स्वागत है दोस्तों। संपूर्ण हिंदी साहित्य के भाग 25 में आज हम सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। इसके पहले भाग 24 में हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर एक महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया हुआ था, जिसकी आप लोगों ने काफ़ी सराहना की और आप में से कई छात्रों ने कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पर भी आपको सामग्रियाँ चाहिए। तो हम आज इस वीडियो में शुक्ल जी से संबंधित सभी तथ्यों को जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1940, यानी इनका जो जीवन काल रहा है 1884 से 1940 ईस्वी तक। इसे ध्यान रखना ताकि ये जन्मक्रम से संबंधित प्रश्नों में आपकी गलतियां न हो। छायावाद युग में सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का महत्वपूर्ण योगदान है। किस क्षेत्र में? सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में। इनकी पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति काव्य में रहस्यवाद छायावाद युग में ही प्रकाशित हुई। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना होगा कि काव्य में रहस्यवाद किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। और यह किस प्रकार की रचना है? तो यह सैद्धांतिक आलोचना कृति है और यह शुक्ल जी की पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति है। इसे ध्यान रखिए। आगे देखते हैं। आचार्य शुक्ल भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र का गंभीर अध्ययन यानी उस गंभीर विद्वान थे, भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के। शुक्ल जी के बारे में नगेंद्र जी ने लिखा है कि वे रसवादी, नीतिवादी और लोक मंगलवादी भी हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा। हिंदी में रस विवेचन को मनोवैज्ञानिक आधार देने वाले आचार्य शुक्ल जी ही हैं। यानी हिंदी में जो रस विवेचन की परंपरा नहीं थी और उस रस विवेचन की परंपरा को उन्होंने बढ़ाया। संस्कृत काव्यशास्त्र से आकर के हिंदी में रस विवेचन की परंपरा को शुक्ल जी ने बढ़ाया और उसे क्या दिया? मनोवैज्ञानिक आधार दिया। तो जब भी प्रश्न में आए कि रस विवेचन को मनोवैज्ञानिक आधार देने वाले विद्वान कौन हैं, तो आचार्य शुक्ल जी का नाम आता है उसमें। शुक्ल जी की रस विवेचन पर आधारित महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम क्या है? रस मीमांसा, जो कि 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुई, 49 में। रस विवेचन पर आधारित महत्वपूर्ण पुस्तक रस मीमांसा। अब आगे देखते हैं कि उन्होंने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद, ये पिछले वीडियो में भी हमने बताया था आपको कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद और कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत का तुलनात्मक विवेचन करके क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान माना। यानी उन्होंने कहा कि जो क्रोचे का अभिव्यंजनावाद और कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत है वो दोनों लगभग एक ही हैं, और क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण है। तो विलायती संस्करण अभिव्यंजनावाद को किसने कहा? आचार्य शुक्ल जी ने। इसे आपको ध्यान रखना चाहिए। शुक्ल जी ने अपने समालोचना साहित्य में हिंदी के 3 बड़े कवियों को आधार बनाया। किसको किसको? तुलसीदास को, सूरदास को और जयसी को। यही 3 प्रिय कवि थे, बड़े कवि थे शुक्ल जी की आलोचना के क्षेत्र में। तुलसी ग्रंथावली का संपादन उन्होंने 1923 ईस्वी में किया। नगेंद्र जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि तुलसी ग्रंथावली का संपादन शुक्ल जी ने 1923 में किया। इस ग्रंथावली में उन्होंने जो भूमिका लिखी तुलसी ग्रंथावली में, उसे विस्तार देकर गोस्वामी तुलसीदास नाम से एक स्वतंत्र ग्रंथ उन्होंने लिखा, जो कि 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो ध्यान रखिएगा, तुलसी ग्रंथावली जो 1923 में प्रकाशित हुई, उसी की भूमिका उन्होंने बढ़ा करके जब एक किताब का रूप दिया तो उसका नाम गोस्वामी तुलसीदास रखा, और ये 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और तुलसीदास जी उनके प्रिय कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के प्रिय कवि कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास। आगे उनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं कि उन्होंने तुलसी ग्रंथावली 1923 के अतिरिक्त जयसी ग्रंथावली का संपादन किया 1925 में। सूरदास जी के पदों की जो संग्रह है उसका जो संपादन किया भ्रमर गीत नाम से 1926 में, यानी 25 में जयसी ग्रंथावली और 26 में भ्रमर गीत सार। और
हिंदी साहित्य का इतिहास जो उनका प्रसिद्ध है वो 1929 का है, इसे ध्यान रखिएगा। उनके निबंध कविता क्या है सरस्वती 1908 में प्रकाशित हुई, सरस्वती पत्रिका में, और एक साहित्य नाम से उनका जो निबंध है वो सरस्वती में 1914 में प्रकाशित हुआ। और इन्हीं दोनों निबंधों की वजह से नगेंद्र जी मानते हैं कि वे काव्यशास्त्री विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ठीक, कविता क्या है सरस्वती में 1908 में प्रकाशित हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण निबंध है, और साहित्य सरस्वती पत्रिका में 1914 में। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सही समय पे जानकारियाँ मिलती रहें। और अगर आप नोट्स चाहते हैं तब भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसे संपर्क कर सकते हैं। आपको महत्वपूर्ण जो भी हम अपनी क्लासेस पढ़ा रहे हैं उनका कलेक्शन आपको मिल जाएगा ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन कर सकें, आसान हो आपके लिए रिवीजन। तो आगे बढ़ते हैं। उनके श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक निबंध, शुक्ल जी ने मनोवैज्ञानिक निबंध लिखे, आप सभी जानते हैं। मनोवैज्ञानिक निबंध जब वो लिख रहे थे उसका टाइम पीरियड क्या था, 1912 से 1919 ईस्वी के बीच में जो भी निबंध उन्होंने लिखे वो मनोवैज्ञानिक कोटि के थे, और ये सारे निबंध नागरी प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित हो रहे थे। 1930 ईस्वी में विचार वीथी परिवर्धित होकर 1939 में चिंतामणि नाम से प्रकाशित हुई। अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शुक्ल जी ने जो अपने निबंधों का संग्रह किया उसका नाम उन्होंने खुद विचार वीथी दिया, जो 1930 में प्रकाशित हो चुका था। बाद में अपने सहयोगियों और तमाम अन्य विद्वानों के कहने पर उन्होंने उसका नाम बदलकर चिंतामणि कर दिया, जो कि 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि चिंतामणि का एक और नाम क्या है, विचार वीथी। शुक्ल जी ने हैकल के रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद विश्व प्रपंच नाम से 1920 ईस्वी में किया। तो ध्यान रखना है, विश्व प्रपंच किस रचना का अनुवाद है, रिडल ऑफ द यूनिवर्स, और रिडल ऑफ द यूनिवर्स किसकी रचना है, हैकल का, और उसे शुक्ल जी ने 1920 ईस्वी में अनुवाद किया उसका। आगे देखते हैं। तुलसीदास जी की आलोचना में शुक्ल जी का प्रिय जो शब्द है, बीज शब्द, वो क्या इस्तेमाल करते हैं, लोकधर्म। सूरदास जी की आलोचना में आचार्य शुक्ल जी कौन सा बीज शब्द इस्तेमाल करते हैं, जीवनोत्सव। इसीलिए आचार्य शुक्ल जी ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है, भावाधिपति कहा है सूरदास को, जीवनोत्सव का कवि और भावाधिपति, इसे आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि आलोचना में उन्होंने जो बीज शब्द और मूल शब्द इस्तेमाल किया वो प्रेम की वेदना, और घनानंद के बारे में वे लिखते हैं अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कि घनानंद को वे साक्षात रसमूर्ति और जमादानी का दावा रखने वाला अन्यतम कवि कहा। शुक्ल जी ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति और जमादानी का दावा रखने वाला अन्यतम कवि कहा। इस तरह शुक्ल जी से संबंधित आज हमने बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा जो कि नगेंद्र जी की पुस्तक से है, प्रामाणिक है। आप इन्हें नोट कर सकते हैं, परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। जो भी आपकी राय हो, जो भी आपकी टिप्पणी हो, वो आप हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आगे उनमें सुधार करके उन पर काम कर सकें। फिर मिलते हैं एक नए आलोचक, एक नए कवि के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।